हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो अभी हमने जो रिसेंट लेक्चर कवर किया था उसमें हमने देखा था किस तरह से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, बाकी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है, या ये जो यूनिवर्स है ये कैसे बनता है। तो उसके रिलेटेड हमने जो भी थ्योरीज थी जैसे कि बिग बैंग हुआ या और भी जो कांट की थ्योरी थी, लैपलेस की थ्योरी थी, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। कभी भी हम कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमको उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि उसका पास्ट कैसा रहा है, ताकि हम उसका प्रेजेंट और फ्यूचर को डिसाइड कर सकें। पास्ट का हमें अगर पता रखना होता है, आइडिया लेना होता है, तो हमें वहां पे थोड़ा सा टाइम का आइडिया होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर जो इवेंट है या पर्टिकुलर कोई हैपनिंग है, कोई चीज हो रही है, उसका टाइम क्या रहा होगा, वो कितने टाइम पहले हुई थी, ये जरूरी है जानना। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हमने देखते हैं कि हिस्ट्री बुक को हम डिवाइड करते हैं एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। और डिवाइड किस बेसिस पे करते हैं, कोई भी हम इवेंट को लेते हैं तो उससे इवेंट से पहले वाला टाइम हो जाता है जैसे एंशियंट, उसके बाद वाला हो गया मिडिवल। और फिर हम एक और इवेंट ले लेते हैं उसके बाद वाला, जैसे हम देखते हैं एक 1857 का रिवोल्ट होता है तो उसके बाद वाला जो टाइम है वो हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, और उससे पहले वाले को मिडिवल कहते हैं, जो मुगल वाला पीरियड आता है। इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो ज्योग्राफी में भी हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं ज्योग्राफिकल टाइम स्केल को ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल चेंजेस। कि ज्योग्राफी में कभी कोई मेजर चेंज देखने को मिला तो हमने उनको पीरियड्स को डिवाइड कर दिया, उस टाइम को डिवाइड कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं आज के बारे में, आज इस लेक्चर के बारे में, और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और इसको आज कवर करेंगे, जानेंगे, ताकि कभी भी अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ते हो और उसके अंदर कोई पर्टिकुलर पीरियड के बारे में बात करी गई है, टाइम के बारे में बात करी गई है, कोई एरा के बारे में बात करी गई है, एज के बारे में बात करी गई है, इस तरह का अगर कोई भी टाइम स्केल से रिलेटेड कोई वर्ड आता है, फिनोमिना आता है, तो उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इसके लिए हम ये आज टॉपिक को कवर करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, इसकी डेफिनेशन से दे रखी है बेसिक, कि ये वो टाइम पीरियड है जो हमें बताता है कि कोई भी मेजर जियोलॉजिकल बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो उसके बेसिस पे हम टाइम को थोड़ा डिवाइड कर देते हैं। तो डेफिनेशन को तो हम छोड़ते हैं, लेकिन हम इससे स्टार्ट करते हैं। ये सबसे एक बेसिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का या जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का। हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, देखो हमने क्या करा, हमारी टाइम स्केल को चार पार्ट में डिवाइड करा, इयन, एरा, पीरियड और इपॉक, और इससे आगे आता है फिर एज। इयन, एरा, पीरियड, इपॉक और एज। सबसे पहले बात करते हैं इयन के बारे में। इयन जो होता है ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड का हमने गैप ले रखा है ना। इसके अंदर हमने सिर्फ चार पार्ट में इसको डिवाइड करा है अब तक। हेडिन हो गया, आर्कियन हो गया, प्रोटेजोइक हो गया और फेनेरोजोइक हो गया। इसमें हेडिन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, इनको हम हटा देते हैं, इनकी स्टडी हम नहीं करते, क्योंकि ये बहुत पुराने इवेंट्स हो चुके हैं। इतने ही पुराने पास्ट के बारे में ध्यान रखने से कोई सेंस निकलता नहीं है, इसलिए हमने इनको हटा दिया। हम जो मेन जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, जिसके बारे में मेनली हम पढ़ेंगे, वो है फेनेरोजोइक के बारे में। लेकिन अगर आप फिर भी कहेंगे कि सर ये वाले टाइम पीरियड में क्या हुआ था, तो उसका थोड़ा बेसिक देख लेंगे। लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं। फेनेरोजोइक को हमने फिर जो है इयन, इसको तीन एरा में डिवाइड कर दिया। फेनेरोजोइक एक इयन है, इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड करा, जिसको हमने एरा किया। और एरा जो है, एक एरा हो गई पैलोजोइक एरा, एक हो गई मेसोजोइक एरा और एक हो गई सेनोजोइक एरा। एरा में डिवाइड करने का रीजन क्या है, रीजन ऐसा है, मैंने आपको बताया कि फेनेरोजोइक जो है एक बहुत बड़ा टाइम स्केल का पीरियड है। अगर आप इसको देखें तो आज से लेकर 451 मिलियन ईयर्स अगो तक की अगर बात करें तो ये पूरा पीरियड जो है फेनेरोजोइक में आता है। मतलब आज से लेकर 54 541 मिलियन, मतलब आप इसको कह सकते हो 54 करोड़, 54 करोड़ ईयर्स पहले तक का जो टाइम है आज से लेकर, वो सारा फेनेरोजोइक में आता है। अब हमें भी समझ में आता है कि सर आज से लेकर 54 करोड़ ईयर्स अगर हम पीछे जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही मेजर इवेंट हुआ होगा इसलिए हमने इसको फेनेरोजोइक ही चलने देते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे इवेंट हुए,
इसलिए हमने क्या करा, इन इवेंट्स के अकॉर्डिंग इसको और पार्ट में डिवाइड करा, और जिन पार्ट्स में डिवाइड करा उसको कहते हैं एरा। पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा। अब एरा को जब हमने आगे डिवाइड करा, क्योंकि एरा भी बहुत बड़ी होती है, तो इन्हें नाम दिया पीरियड। पीरियड जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पीरियड है, क्वार्टरनरी है, नियोजीन है, और यहाँ पे परमेनियन, कार्बोनिफेरस, ऐसे बहुत सारे पीरियड्स दे रखे हैं। इसके आगे फिर और जब पीरियड्स को डिवाइड करते हैं तो वो इपॉक के अंदर आता है, और इपॉक को जब आगे देखते हैं तो वो किस में आ जाता है, एज के अंदर आता है। जैसे इसमें बात कर रहे हैं, देखो अगर इपॉक की भी बात करें तो इपॉक की भी लास्ट डेट कब से कब चल रही है हमारे यहाँ पे, 11.8 थाउजेंड ईयर्स से। मतलब आज से लेकर पिछले 11,800 साल तक का जो टाइम पीरियड है वो पूरा आपका किस इपॉक में आता है, होलोसीन इपॉक के अंदर आता है। और इसके अंदर भी फिर हमने अलग अलग एज बना रखी है। अगर आज की प्रेजेंट एज की बात करते हैं तो इस एज को कहते हैं मेगालियन एज। क्या कहते हैं इसे, मेगालियन एज। तो ये याद रखना है। हम क्या करेंगे कि सर ये अजीब अजीब से वर्ड है, इनको कैसे इजीली समझ सकते हैं हम, या इनमें कौन कौन से वो मेन वर्ड्स हैं जो हमको पता होने चाहिए, क्योंकि सारे याद करने से कोई सेंस निकलेगा नहीं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, देखो मेन मेन जो वर्ड्स हैं आप उन पर टिक कर लेना या उनको लिख लेना, उनके बारे में क्या क्या याद करना होता है आपको। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो देखो, अर्थ का जो फॉर्मेशन बताते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन कब होता है, तो वो आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो का है। मतलब हमारी अर्थ हो गई, हमारा जो सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। और ये यहाँ पे दे भी रखा है, यहाँ पे जीए का मतलब है बिलियन। तो 4.54 मतलब 4.6 हो गया अप्रोक्स। 4.6 के बाद से जो समय चालू हुआ, मतलब सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन होने के बाद में या अर्थ के फॉर्मेशन के होने के बाद में जो टाइम चालू होता है, उसमें सबसे पहला जो इयोन आया था वो हेडिन इयोन आया था। और इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना होता, क्योंकि अभी जो अर्थ थी वो गर्म थी, वो ठंडी हो रही थी, उसका खुद का फॉर्मेशन हो रहा था अभी अर्थ का। अभी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही थी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म थी, सन से अलग हुई थी, या हमने जैसे अभी लास्ट थ्योरीज में देखा था, तो उन चीज़ों में हमने देखा था कि अर्थ जो है गर्म थी, धीरे धीरे वो ठंडा होती है, तो वो हेडन पीरियड के अंदर कूल डाउन होती है। कूल डाउन होने के बाद में सेकंड जो पीरियड आता है वो आर्कियन पीरियड आता है। आर्कियन पीरियड में क्या होता है, बहुत सारे मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अर्थ के ऊपर हमें पानी देखने को मिलता है, या इसके अलावा एक पहला सेल देखने को मिलता है, लिविंग सेल, जो था आपका प्रोकैरियोटिक सेल। कैसा सेल था वो, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ये लिविंग सेल है, लेकिन ये ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, अच्छे से डिफाइन नहीं हो पाता, क्योंकि अभी फॉर्म ही हुआ है अर्थ, है ना। स्टार्टिंग में जब ये पहली बार फॉर्म हुआ होगा तो इसको ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, सर ये तो बना ही है अभी अभी। धीरे धीरे टाइम के साथ में ये अपग्रेड होता चला जाएगा, एडवांस होएगा, और तब जाके इसका एक अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो आर्कियन में हमें प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिला, लेकिन प्रोटेरोजोइक जो समय था, इस समय के अंदर हमको कौन सा सेल देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल जो है ये एक अच्छा सेल था, वेल डिफाइंड सेल था, ज्यादा सर्वाइव कर सकता था। और इसी सेल की वजह से आगे आने वाले बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हो गए, है ना। मतलब स्टार्टिंग में सबसे पहले जो हमको पता है कि जो लिविंग थिंग आए, जो लाइफ आई थी, जो लिविंग थिंग थे, वो सबसे पहले वाटर के अंदर इवॉल्व हुई थी, पानी के अंदर इवॉल्व हुई थी। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये सब पानी के अंदर इवॉल्व हुए थे। पानी के अंदर यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुआ, ओशियन के अंदर, रिवर के अंदर। यूकैरियोटिक सेल जो है इससे धीरे धीरे फिर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म बनने लगे, फिशेज वगैरह बनने लगी। उसके बाद में जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन से थे, जो पानी के अंदर भी रह सकते थे और ज़मीन पे भी रह सकते थे। फिर आपको देखने को मिलेंगे मैमल्स। मैमल्स वो जो ज़मीन पे रहते हैं और बच्चे बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, एग नहीं देते, वो बच्चे पैदा करते हैं सीधे, उन्हें मैमल्स कहा जाता है। इस तरह के आगे हम देखते हैं टाइम के साथ में चीज़ें होने लगी। लेकिन अगर बात करते हैं अपन प्रोटोजोइक एरा की, सॉरी, अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोइक इयॉन की, तो इसमें हमको कौन सा सेल देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल। तो यहां पर आप इन तीन चीजों को इस तरह से पढ़ना, और याद रखना इनकी अगर बात करते हैं पीरियड की, तो इनका जो पीरियड है इसे हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड। क्या कहते हैं इसे, प्री कैम्ब्रियन पीरियड, क्योंकि इसके बाद में जो पहला पीरियड स्टार्ट होता है वो कैम्ब्रियन पीरियड है। इसलिए इससे पहले का सारा जो है उनका कोई ज्यादा हमने अलग अलग नाम नहीं रखा, उन सबका एक ही नाम रख दिया,
प्री कैम्ब्रियन पीरियड। आगे आते हैं, चलो ठीक है सर, प्रोटोजोइक का हमको समझ में आ गया। अब फेनेरोजोइक जो अभी वाला इयन चल रहा है, इस इयन के अंदर हमको बताओ एरा के बारे में। तो सबसे पहले इसकी मैं नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एरा जो थी वो थी पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा। इसके अंदर कैम्ब्रियन दिख रहा है और बाकी जो कार्बोनिफेरस आ गया, परमेन आ गया, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। फिर मेसोजोइक का देखेंगे, फिर सिनोजोइक का देखेंगे। सिनोजोइक का देखने के बाद में सिनोजोइक में एक चीज याद रखें कि जो नियोजीन और पैलियोजीन है, इन्हें एक साथ भी हम लिख सकते हैं चाहे तो। इसको दो अलग अलग पार्ट्स में लिखने के बजाय एक साथ लिख सकते हैं, टर्शरी टर्शरी पीरियड। मतलब सिनोजोइक जो है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक तो टर्शरी पीरियड, एक क्वार्टरनरी पीरियड। तो इन दो पार्ट में इनको डिवाइड कर लिया। मेसोजोइक को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, क्रेटेशियस, जुरासिक और ट्रैसिक, और पैलियोजोइक को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इनके बारे में हम जान लेते हैं। फिर इसके आगे क्या होगा, सिनोजोइक में जब सर हम क्वार्टरनरी में अभी ये वाले इतने सारे इपॉक हैं, इसमें से हम होलोसीन इपॉक में, तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इपॉक के बारे में पढ़ने से कोई ज़्यादा साइंस नहीं निकलेगा। मेनली हमको किसके बारे में पढ़ना होता है, पीरियड के बारे में, क्योंकि इवेंट जो है वो पीरियड के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि जब हम आ जाते हैं इपॉक में, तो इपॉक तो एक जल्दी होने वाला समय हो जाता है। एरा इयन पे चल जाएंगे तो लेट होने वाला टाइम आ जाता है। तो जो बेस्ट टाइम है जिसपे हमको इवेंट को पढ़ना चाहिए वो पीरियड के ऊपर होता है। तो हम पीरियड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किस तरह से डायग्राम भी दे रखा है आपको, याद रखें। मेसोजोइक जैसे हमने तीन पार्ट में डिवाइड करा था इसको, इसमें जो मेसोजोइक वाला टाइम है जिसमें ट्राइसिक है, जुरासिक है, क्रेटेशियस है, ये वो समय है जब डायनासोर्स आपको देखने को मिलते थे। और क्रेटेशियस के बाद में डायनासोर्स वगैरह खत्म हो गए थे। और ट्राइसिक से पहले जो था, यहाँ पे आपको डायनासोर कम देखने को मिलते थे। यहाँ पे आपको पानी में रहने वाले जानवर ज्यादा देखने को मिलते थे, ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते थे। हालांकि आपको इससे पहले, ट्राइसिक से पहले, रेप्टाइल्स भी देखने को मिल जाएंगे। रेप्टाइल्स कौन होते हैं, जो जमीन के ऊपर रेंगते हुए चलते हैं, उस तरह के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल से। सबसे पहले बात करते हैं पैलेजोइक एरा की। पैलेजोइक एरा जो है इसमें कह रहा है स्टार्टिंग होती है, अब मैंने आपको बता दिया था कि पीरियड्स को जब भी पढ़ते हैं तो उसमें कैम्ब्रियन पीरियड से पहले वाला जितना भी गया वो सारा होता है प्री कैम्ब्रियन के अंदर, जिसमें कुछ इसको हमने पढ़ लिया कि वहां पे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक इनका फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन अगर बात करते हैं पैलेजोइक एरा से स्टार्ट करते हैं पीरियड में, कैम्ब्रियन पीरियड के बारे में, तो कह रहा है कैम्ब्रियन पीरियड जो है सडन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मरीन लाइफ। यहाँ पे आपको मरीन लाइफ में डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है कि मरीन लाइफ जो है अब उसमें यूकैरियोटिक सेल बहुत अच्छे से डेवलप हो चुके हैं और उनसे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो पानी में रहने वाली जो मरीन लाइफ थी उनमें डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है, बहुत अलग अलग तरह की हमको देखने को मिल रही है। सेकंड, इसके बाद में जो पीरियड आता है वो आता है ऑर्डोविशियन पीरियड। ऑर्डोविशियन पीरियड जो है यहाँ पर आपको पहले वर्टिब्रेट्स देखने को मिलते हैं। अभी थोड़ा बायोलॉजिकल चीजें आ गई। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास आपको देखने को मिलती है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है, आपके जो बैक बोन है, इस बैकबोन का जो आसपास का एरिया जो बिल्कुल खाली रखा हुआ है, हमारी बैकबोन कुछ इस तरह से ही ऐसे पीछे, तो जो पीछे की आपकी बैकबोन है ये एकदम सीधी रहती है। तो सीधा जो एक रास्ता बना हुआ है, खाली जगह है जिसमें आपकी बैकबोन है। बैकबोन के यहाँ के आगे की तरफ आपकी स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड होती है जो हमारा एक तरह से, जिसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं, ठीक है। फिर ये ऊपर जाता है, ऊपर जाके आपके क्रेनियम है। क्रेनियम मतलब सिर की हड्डी है जिससे अंदर वाले ब्रेन को एक प्रोटेक्शन मिलती है। तो क्रेनियम हो गया, आपकी बैकबोन हो गई, है ना। ये बैकबोन वाली खाली जगह जो ऊपर से लेके नीचे तक है आपके, इसको वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए, उन्हीं में देखने को मिलेगा जिनके पास स्पाइनल कोड है, ब्रेन है, मतलब जो सोच समझ सकते हैं, समझ के काम कर सकते हैं, और जिनकी बॉडी सीधी रह सकती है ना। सीधी बॉडी होगी तो आपको उनको वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा। और पहले, और इनका जरूरी था वर्टिब्रेट्स बने, इसी वजह से आज ह्यूमंस है, क्योंकि हमारी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम सबसे अच्छे एक स्ट्रक्चर में पाया जाता है कि वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें बैकबोन है, स्पाइनल कोड है, ब्रेन है। तो ध्यान रखना, इस समय पहला वर्टिब्रेट का आपको इवोल्यूशन देखने को मिलता है। फिर आता है एक सेल्यूरियन पीरियड। इसके अंदर क्या कह रहा है, फर्स्ट लैंड प्लांट्स अपीयर्ड, पहली बार जमीन पे प्लांट्स देखने को मिले। डेवोनियन पीरियड, एज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस इवॉल्व्ड।
डेवोनियन पीरियड इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एम्फीबियंस देखने को मिले पहली बार। और एम्फीबियंस क्या होते हैं, मैंने बताया एम्फीबियंस वो होते हैं जो जमीन में भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। जैसे कि फ्रॉग हो गया, फ्रॉग अपनी आधी लाइफ साइकिल जो है पानी के अंदर रहता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, उसके लंग्स डेवलप हो जाते हैं, तो वो पानी से बाहर आके फिर बाहर भी रह सकता है। ऐसे जो भी जानवर होते हैं उन्हें एम्फीबियन कहा जाता है। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि सर सबसे पहले जो लाइफ इवॉल्व हुई थी वो वाटर के अंदर हुई थी, लेकिन वाटर से उनको जमीन पे भी आना था। तो वाटर से जमीन पे आने वाले जो जानवर होंगे, जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऐसा तो है नहीं वो अचानक से जमीन पे रहने लग जाए। वो ऐसे बने होंगे कि पहले तो पानी में रह रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बॉडी इवॉल्व इस तरह से हुई कि वो जमीन पे भी रह सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, फिर वो पानी में चले गए, फिर वो जमीन पे आ गए। इस तरह से धीरे धीरे होने लगा होगा सब कुछ, तो उनको हमने एम्फीबियंस कह दिया। आगे अगला जो पीरियड आता है कार्बोनिफेरस पीरियड आता है, बहुत जरूरी पीरियड है। कार्बोनिफेरस पीरियड बहुत जरूरी पीरियड है। क्यों जरूरी है, क्योंकि कार्बोनिफेरस जो समय था इसके अंदर मेन जो कार्बन वाला कोयला होता है, कोल होता है, जिसे हम कहते हैं एंथ्रेसाइट, जिसे हम क्या कहते हैं एंथ्रेसाइट, ये वाला कोल डेवलप हुआ था। कौन से पीरियड में, कार्बोनिफेरस पीरियड में एंथ्रेसाइट कोल डेवलप हुआ। और कार्ब अब ये बना कैसे, तो ये बना था, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि अर्थ जो थी, स्टार्टिंग में अर्थ पे एक सुपर कॉन्टिनेंट था। मतलब जो आज हम 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं ऐसा कुछ नहीं था, एक कॉन्टिनेंट था बड़ा सा। और इस कॉन्टिनेंट के दो पार्ट हुए थे, ऊपर वाले को हमने कहा था लॉरेशिया और नीचे वाले को हमने कहा था गोंडवाना लैंड। अगर आपको याद हो तो ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, है ना। ऊपर वाले पार्ट को कहा था लॉरेशिया और नीचे वाला था गोंडवाना लैंड। तो जो लॉरेशिया वाला पार्ट था ऊपर, जिससे आज यूरोप बना हुआ है, नॉर्थ अमेरिका बना हुआ है, इन वाले पार्ट्स के अंदर जो वहाँ के फॉरेस्ट थे वो मार्शी फॉरेस्ट थे। मार्शी मतलब दलदल वाले, पानी वाले। और वो फॉरेस्ट जब जमीन के अंदर चले गए, वहाँ पे बाढ़ वगैरह कुछ भी आई होगी इस रीजन से, वो पानी के अंदर चले गए, मिट्टी में चले गए, मिट्टी में अंदर जाके उन पे टेम्परेचर लगा होगा, प्रेशर लगा होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन की वजह से वो जो जो फॉरेस्ट थे वो उनका कन्वर्जन हो गया किसके अंदर, कोल के अंदर। उनका फॉसिल फ्यूल बना और फॉसिल फ्यूल बन के काई में कन्वर्ट हो गए वो कोल के अंदर। और वो इतना बेस्ट कोल था कि उसके अंदर कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा हुआ कि अगर आप उसको जलाते हैं तो बहुत अच्छे से जलता है। और ऐसे वाले कोल को हमने नाम दिया एंथ्रेसाइट कोल। क्योंकि कोल जो होती है उसकी 4 तरह की वैरायटी होती है। एक होता है एंथ्रेसाइट, एक होता है बिटमिनस, एक होता है लिग्नाइट, एक होता है पीट। तो 4 तरह की कोल की वैरायटी होती है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसमें क्या होता है, जो ऊपर ही ऊपर होती है एंथ्रेसाइट इस टॉप मोस्ट क्वालिटी का होता है, बिटुमिनस थोड़ा कम, लिग्नाइट और कम, पीट और कम। हमारे इंडिया में एंथ्रेसाइट वाला कोल देखने को नहीं मिलता। हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग का जो अच्छा क्वालिटी का कोल है वो बिटुमिनस ही है। और एंथ्रेसाइट नहीं देखने की वजह से, क्यों नहीं देखने को मिलता, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो मेनली कौन से वाले पार्ट का बना हुआ है, गोंडवाना लैंड का, ना कि लोअर एशिया का। आगे स्टार्ट करते हैं, फिर आते हैं परमियन पीरियड। परमियन क्या है, परमियन एक तरह का रेप्टाइल टाइप का था, डायनासोर जैसे डायनासोर दिखता है ना, लेकिन रेप्टाइल जैसा था दिखने में, उस तरह का था कुछ। तो उस समय परमियन पीरियड में वो खूब सारे देखने को मिलते थे, लेकिन फिर इनका धीरे धीरे उसी पीरियड के खत्म होने तक ये भी खत्म हो गए थे सारे। तो एक पर्टिकुलर इनका पीरियड बना दिया परमियन पीरियड। और ये कह रहा है सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, इस समय ही पेंजिया का फॉर्मेशन हुआ था। जो हमको पेंजिया देखने को मिलता है, मतलब ये पेंजिया बहुत बड़ा हो गया था तो सही पहले, लेकिन और बड़ा हो गया था। क्यों बड़ा हुआ था सर ये उस समय, क्योंकि परमियन पीरियड में बहुत सारी वॉल्केनो का इरप्शन हुआ था। वॉल्केनो का इरप्शन होगा सर, लावा बाहर आएगा, लावा बाहर आके जमेगा, जमेगा तो वो क्या बनाएगा, सरफेस बनाएगा, लैंड बनाएगा। और इस समय बहुत सारी लैंड का फॉर्मेशन हुआ था और इतना बड़ा पेंजिया बन गया था परमियन पीरियड के दौरान। और इतनी सारी वॉल्केनो के इरप्शन की वजह से उस समय पे रहने वाले जो ये परमियन थे, जो भी ऑर्गेनिजम्स थे, उनको बहुत नुकसान हुआ था। और इवन ये तो एक्सटिंक्ट हो गए थे, खत्म ही हो गए थे। फिर बात करते हैं मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा में 3 पीरियड पढ़ते हैं अपन, ट्राइसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड। ट्राइसिक पीरियड कौन सा है, जहां पे पहली बार आपको डायनासोर्स देखने को मिले, आपको देखने को मिले मैमल्स। मैमल्स वो जानवर होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, एग नहीं देते, अंडा नहीं देते, है ना। एक तो मुर्गी होती है जो अंडा देती है, फिर उसमें चूजा निकलता है, फिर वो उसका बच्चा बनता है। लेकिन एक होते हैं मैमल्स, मैमल्स में क्या होता है, सीधे ही बच्चे को जन्म दिया जाता है, जैसे ह्यूमंस हो गए, ठीक है, काऊ हो गई। ऐसे इस तरह के जो जानवर होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं।
और एक होता है क्रेटेशियस पीरियड, यहाँ पे आपको पहली बार फूलों वाले प्लांट देखने को मिले। लेकिन मेन क्यों है जरूरी क्रेटेशियस पीरियड? डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो गया सर, डायनासोर्स खत्म हो गए क्रेटेशियस पीरियड के अंदर। तो आपको क्या करना है, हर पीरियड के अंदर कोई ना कोई उससे रिलेटेड एक मेन बात को याद रखना है। और मैंने आपको बताया, आपको ना तो इयॉन के बारे में ज्यादा पढ़ना है, ना एरा के बारे में, आपको मेन पीरियड के बारे में पढ़ना होता है, ना फिर आपको आगे इपॉक के बारे में पढ़ना है, एज के बारे में भी नहीं देखना। पीरियड जो होते हैं वो मेन डिफाइन करते हैं आपकी ज्योग्राफिकल टाइम स्केल को। बात करते हैं सिनोजोइक एरा की। सिनोजोइक एरा में देखो, पैलियोजीन पीरियड हो गया। अभी सिनोजोइक एरा जो अभी चल रही है उसके अंदर सबसे पहला दे रखा है आपको पैलियोजीन पीरियड और नियोजीन पीरियड। मैंने बताया दोनों को मिलाकर एक साथ क्या कह सकते हो आप, टर्शियरी, टर्शियरी पीरियड। और इसमें आपको क्या देखने को मिले, मैमल्स देखने को मिले। मैमल्स इवॉल्व हो रहे थे, मतलब और अच्छे से बढ़ते चले जा रहे थे, और आपको पहली बार ह्यूमन के एंसेस्टर्स देखने को मिले, मतलब एप देखने को मिले। तो एप आपको इस समय देखने को मिलते हैं, और एप से फिर जब ह्यूमन का इवोल्यूशन होने लगता है, जब ह्यूमंस में कन्वर्ट हुए, वो कौन से पीरियड में होते हैं, आपके क्वार्टरनरी पीरियड में होते हैं। तो हम ये याद रख लेंगे पीरियड के बारे में। तो इस तरह से हमने क्या करा, मैंने आपको जो बताया बस आपको वही चीज याद रखनी है, क्या कि आपको ना तो इयॉन के बारे में ज्यादा पढ़ना, इयॉन के बारे में नहीं देखना, एरा के बारे में नहीं देखना, इपॉक को नहीं समझना, है ना। आपको मेनली पढ़ना है पीरियड के बारे में, कि पीरियड्स के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड कर सकते हो आप इनको, क्योंकि यही है जो मेन डिवाइड करते हैं। बस इयॉन को कैसे पढ़ो, कि अभी हम कहाँ पे रह रहे हैं सर, अभी हम फेनेरोजोइक इयॉन, एरा कौन सी चल रही है, सिनोजोइक, पीरियड कौन सा चल रहा है हमारा, क्वार्टरनरी, इपॉक कौन सा चल रहा है, होलोसिन, एज कौन सी चल रही है, मेगालियन। बस ये सीक्वेंस याद होना चाहिए एक, उसके अलावा नीचे के कोई भी नाम याद मत करो, एक बस ये पीरियड याद करो। कैम्ब्रियन से पहले वाले प्री कैम्ब्रियन, इसके आगे वाले कैम्ब्रियन हो गए। तो इस तरह से आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल को याद कर सकते हैं। सर ये तो हमको याद हो जाएगी, लेकिन फिर आपने एक और आगे ये स्लाइड दिखाई थी, ये स्लाइड किस चीज की है? एक्चुअल में हमने जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाई, इयॉन एरा वाली, ये वाली, इसको हमने डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ज्योग्राफिकल इवेंट। कोई बड़ा इवेंट हुआ, जैसे वो पर्मियन वाला था, वो एक्सटिंक्ट हो गए तो हमने उसको, और उससे पहले वो रह रहे थे तो हमने उसको पर्मियन पीरियड कह दिया। कार्बोनिफेरस वो समय था जब एंथ्रेसाइट कोल बना। ऐसे मतलब पर्टिकुलर एक बड़े चेंजेस जब हमको देखने को मिलते थे बायोलॉजिकल या ज्योग्राफिकल, तो हमने उसके अकॉर्डिंग हमारी टाइम स्केल को बनाया। लेकिन अगर इसी चीज को हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ रॉक, सिर्फ रॉक के बेसिस पे, कि अलग अलग तरह की रॉक कब फॉर्म होती है, कब हमको देखने को मिलती है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन करा है ना, मतलब अलग अलग आपको रॉक कब देखने को मिलेगी, ये रॉक कब बनी थी, वो कब बनी थी, क्योंकि सर एक सबसे पहले कोई रॉक बनी होगी, उसके बाद कोई रॉक बनी होगी, उसके बाद रॉक बनी होगी, सबके अलग अलग नाम है। तो आप इस बेसिस पे भी क्या कर सकते हो, जो हमारे ज्योग्राफी का टाइम है, ज्योग्राफिकल टाइम है, उसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। और इसको डिवाइड करने का सबसे पहले बार जो काम करा वो किसने करा, हॉलैंड ने। किसने करा, हॉलैंड। इसलिए कहा जाता है हॉलैंड्स रीक्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन लॉग सिस्टम। और इसने स्पेशली हमारे इंडियन लॉग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करा। और इसने ही करा हेल्प किसके लिए, साथ में यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने इसकी हेल्प करी। और फिर इसने क्या करा, हमारे टाइम जो ज्योग्राफिकल टाइम है उसको डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ रॉक सिस्टम। और इंडिया की स्पेशली बात करी तो इंडिया के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे, कह रहा है रॉक सिस्टम जो होता है उसको चार पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो होता है आर्कियन रॉक सिस्टम। आर्कियन रॉक सिस्टम जो होता है ये होता है प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन समझ गए, मतलब ये एरा लिखा हुआ है, हालांकि पीरियड है ये, इसको सही कर लेना। कैम्ब्रियन जो है ये पीरियड है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड से। तो आर्कियन रॉक सिस्टम जो है ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड की बात करता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलती है प्लूटोनिक रॉक्स। अब आपने अगर रॉक वाला चैप्टर पढ़ा है ना, रॉक में चैप्टर, रॉक वाला चैप्टर पढ़ाया था, और वहां पे मैंने आपको अलग अलग तरह की रॉक्स बताई थी। उसमें मैंने जिक्र करा था प्लूटोनिक रॉक का, और मैंने आपको बताया था किस तरह की रॉक है। ये रॉक है इग्नियस टाइप की रॉक, जो कि जमीन के अंदर, है ना, जब वॉल्केनो इरप्ट हो जाती है तो वॉल्केनो तो निकल के बाहर आ जाती है, पर कुछ वॉल्केनो का लावा जो होता है वो जमीन के अंदर ही कहीं पे जो दरार होती है, जमीन के अंदर जो दरार होती है, उन दरार के अंदर चला जाता है, और वहां पे जाके कूल डाउन होने लगता है। और कूल डाउन होता होता है, उसको टाइम बहुत लग जाता है कूल डाउन होने के अंदर, लेकिन उससे जो रॉक बनती है, उससे कूल डाउन होने के बाद जो रॉक बनती है वो आपकी प्लूटोनिक टाइप की रॉक होती है। और ये कह रहा है इस तरह की रॉक्स आपको दो
पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हो। एक तो हो गया आर्कियन, जेनेसिस और शिस, और एक हो गया आपका धारवाड़ सिस्टम। इनके बारे में आगे और देखते हैं डिटेल से। फिर ये कह रहे हैं सेकंड में आप डिवाइड कर सकते हो द पुराना रॉक सिस्टम। पुराना रॉक सिस्टम भी ये प्री कैम्ब्रियन हो गया, कैम्ब्रियन से पुराना वाला। लेकिन यहाँ पे इग्नियस रॉक की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है मेटामॉर्फाइज्ड रॉक की। मेटामॉर्फाइज्ड रॉक मतलब ऐसी इग्नियस रॉक जिसमें समय के साथ चेंजेस आ जाएं, केमिकल चेंजेस आ जाएं, ऐसी रॉक को आप मेटामॉर्फाइज्ड रॉक कहते हो। या सेडिमेंट्री रॉक भी थी कि सर टाइम के साथ में रॉक जो होती है अगर वो डिग्रेड हो जाती है, वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, तो वो फिर आपकी सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप यहाँ पे मेटामॉर्फाइज्ड रॉक कह दो या फिर साथ में सेडिमेंट्री रॉक्स भी कह दो। वो आपको देखने को मिलती है द पुराना रॉक सिस्टम में। इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, कुडक सिस्टम और विंध्या सिस्टम के अंदर। आगे बात करता है ये द द्राविडियन रॉक सिस्टम के बारे में। द्राविडियन रॉक सिस्टम जो है ये आपको देखने को मिलता है पैलियोजोइक टाइम के अंदर। अब बात आती है सर ये द्राविडियन सिस्टम जो है पैलियोजोइक है, पैलियोजोइक मतलब ये कब की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कार्बोनिफेरस वाले समय की। कार्बोनिफेरस पीरियड जो था उसकी बात करता है, और उस समय बनी हुई रॉक्स को अपन कौन सी रॉक सिस्टम में डालते हैं? द्राविडियन। देखो सबसे इसमें इजी जो है वो द्राविडियन ही है। सर सबसे इजी क्यों है द्राविडियन? क्योंकि द्राविडियन के अंदर ये आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलता। कुछ रेयर चांसेस होंगे कि आपको देखने को मिल जाए, बाकी जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं द्राविडियन रॉक सिस्टम इंडिया में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें वो रॉक्स आती है जो कार्बोनिफेरस के टाइम पे फॉर्म हुई होगी। और हमें पता है सर कार्बोनिफेरस जो रॉक्स हैं वो इंडिया में तो देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इंडिया तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। कार्बोनिफेरस जो है ये तो आपको जो ऊपर वाला यूरेशिया कह दो या लोरेशिया कह दो उसमें देखने को मिलता है, और वो तो यूरोप और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में। मतलब द्राविडियन रॉक सिस्टम आपको सिर्फ नॉर्थ अमेरिका या यूरोप में देखने को मिलेगा, इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे मैं कहता हूँ सबसे इजी यही हो जाता है। आया समझ में? और ये कौन से समय की बात कर रहे हैं यहाँ पे? कार्बोनिफेरस पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एरा कौन सा है यहाँ पे? पैलियोजोइक एरा। और लास्ट बात करता है ये आर्कियन रॉक सिस्टम की। आर्कियन रॉक सिस्टम जो है ये आपका रिसेंट वाला है, मतलब कार्बोनिफेरस के बाद में या पैलेजोइक एरा के बाद में जो भी आपकी रॉक्स फॉर्म होती है वो सारी आपके आ जाती है आर्यन रॉक सिस्टम में। और इसमें आपको कौन कौन सी तरह की रॉक्स देखने को मिलती है? गोंडवाना सिस्टम देखने को मिलता है, जुरासिक सिस्टम, डेकन ट्रैप और टर्शियरी सिस्टम। ठीक है, इनके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि सर ऊपर वाले तो हमको समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो नीचे डबल डबल पार्ट हो रखे हैं ये क्यों हो रखे हैं? एक्चुअल में पार्ट्स नहीं है। इंडिया में किस जगह पे ये रॉक मिलती है? इंडिया में किस जगह पे आपको प्लूटोनिक रॉक्स देखने को मिलेंगे? तो जिस जैसे धारवाड़ रीजन है, एक पर्टिकुलर रीजन है, इसमें देखने को मिलती है तो उसको धारवाड़ कह दिया। आपको कहीं पे विंध्याचल रेंज में देखने को मिलती है तो विंध्या सिस्टम कह दिया। आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है तो कुडक सिस्टम कह दिया। इस तरह से देखेंगे, मतलब है तो ये वाली रॉक्स ही, लेकिन इनको डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे आर फाउंड इन द इंडिया, कि इंडिया में आपको ये कहाँ देखने को मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्कियन रॉक सिस्टम की। आर्कियन के लिए कह दिया था मैंने, आपको बताया था प्री कैम्ब्रियन है। ठीक है, कैम्ब्रियन से पहले वाला टाइम है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड की हो गई। दीज आर द ओल्डेस्ट रॉक ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली बात है सर पुराने समय की होगी, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन मतलब पहले जब गोंडवाना लैंड और लोरेशिया था या यूरेशिया था उस समय की बात कर रहे हैं सर आप। पेंजिया था, है ना? अगर हम उस समय की बात कर रहे हैं तो सर उस समय पेंजिया, आपने कहा था कि पेंजिया फॉर्म हुआ था, वॉल्केनो फटी थी, तो जब उसके वॉल्केनो का लावा जमने लगा होगा तो धीरे धीरे एक पेंजिया, एक सुपर कॉन्टिनेंट बना होगा। उस समय बनने वाली रॉक्स थी ये आर्कियन रॉक्स। तो अगर आर्कियन रॉक की बात करें तो कौन सी होगी? मेनली इग्नियस रॉक हो गई है। कौन सी हो गई? इग्नियस रॉक। और समय के साथ में कुछ रॉक्स में अगर चेंज आ गया तो वो फिर कौन सी हो गई आपकी? मेटामॉर्फिस रॉक। पर मेनली हम इसको कहेंगे इग्नियस रॉक होती है। ये आपको इंडिया के बेसमेंट में देखने को मिलता है, मतलब इंडिया की जो लैंड है, जो सरफेस है, उसके सबसे नीचे का जो बेस है, जो मेन बेस फॉर्म हुआ था सबसे पहली बार, वो आर्कियन रॉक सिस्टम का ही हुआ था। और ऑब्वियसली बात है सर, हमको समझ में भी आ रहा है पहली बार, क्योंकि पहली बार जब लावा आया था उससे पहली जो सरफेस बनी थी वो आर्कियन रॉक सिस्टम की बनी थी। क्या उस समय इंडिया नाम की कुछ कंट्री बन चुकी थी? नहीं बनी थी। उस समय तो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, इसका नाम क्या था? पेंजिया था। लेकिन आज के टाइम पे इंडिया में कहाँ देखने को मिलता है सर? आज के टाइम पे आपको कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और राजस्थान में देखने को मिलता है। ये राजस्थान का आ गया, ठीक है, और ये इधर कर्नाटक का आ गया, यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश का रीजन आ गया। ऐसे आपको देखने को मिलता है। थोड़ा यहाँ पे भी दे रखा है आपको,
झारखंड के अंदर भी दे रखा है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। और यहाँ पे तमिलनाडु में दे रखा है इधर। और इसके अलावा कुछ अगर आपको देखे कि सर ये तो देखो एमपी में भी जा रहा है, इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे आप, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेनली मेजरली आपको ये कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और राजस्थान में देखने को मिलता है। बाकी अगर आप इसको मैप से याद रखें तो अच्छी बात है कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इधर का जो ये सिस्टम ऐसे चलता जा रहा है, ये आपका पूरा आर्कियन सिस्टम है, और थोड़ा सा आपको राजस्थान में भी देखने को मिलता है। अगली बात करते हैं इसके सब डिवीजन की। इसके दो पार्ट हैं, एक तो कह रहा है आर्कियन, जेनेसिस और शिस्ट, और एक कर रहा है धारवाड़ सिस्टम। ठीक है, धारवाड़ सिस्टम कौन सा सिस्टम हो गया जहां पर अब देखो, ये सीधी सी बात है कि सर ये जमीन के अंदर ही जो लावा था वो कूल डाउन हुआ और उससे ही रॉक बनी। तो ये रॉक जो है इग्नियस रॉक हो गई, क्रिस्टलाइन नेचर की होती है, और ये मेटेलिक होती है, मेटल वाली होती है। क्यों? क्योंकि लावा नीचे से जब लावा बाहर आता है, अगर नीचे का लावा जमता है बाहर आके, तो उसमें मेनली मेटल्स देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे आयरन, मैग्नीज देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे आयरन और गोल्ड देखने को मिलेगा। आर्कियन, जेनेसिस और शिट्स जो है यहाँ पे आपको आयरन गोल्ड देखने को मिलता है, और ये आपको इधर की तरफ कर्नाटक में देखने को मिलेगी। तो कर्नाटक में आपने सुना होगा, कर्नाटक के अंदर गोल्ड फील्ड बहुत देखने को मिलती है जहाँ पे सोना निकलता है। तो ये इस तरह की आर्कियन, जेनेसिस, शिस्ट वाली जो रॉक्स हैं वो देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको आयरन भी खूब देखने को मिलता है, जैसे झारखंड में जाते हो तो आयरन देखने को मिलेगा। और अगर झारखंड में मेजरली आपको आयरन देखने को मिल जाए तो आप समझ जाओ कि झारखंड में कौन सी रॉक देखने को मिलती है, धारवाड़ सिस्टम देखने को मिलता है। राजस्थान में आपको आयरन देखने को मिल जाए तो धारवाड़ सिस्टम देखने को मिल जाए। लेकिन कहीं पर अगर आपको गोल्ड भी देखने को मिल जाए तो आप समझ जाओ वहां पे जेनेसिस और शिट्स के बारे में बात करी जा रही है। तो अब आया आपको समझ में, मतलब इंडिया में किस रीजन रीजन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर रखा है, इनको डिवाइड कर रखा है, इनका सब डिवीजन कर रखा है। जैसे बात करते हैं, देखो समझो एक और पुराना रॉक सिस्टम के बारे में। प्री कैम्ब्रियन हो गया, पुराना हो गया। आर्कियन के बाद में जो रॉक्स फॉर्म होने लगी, पुराना रॉक सिस्टम में आ गई। ये जो रॉक्स थी ये कैसे फॉर्म हो रही है, तो सर आर्कियन तो फॉर्म हो गई, लेकिन आर्कियन के अंदर जब टाइम के साथ में चेंजेस आए होंगे तो मेटामॉर्फिक बनी होगी। वेदरिंग, इरोजन हुआ होगा तो सेडिमेंट्री बनी होगी, और उनसे बनने वाली जो रॉक थी, मतलब आर्कियन के बाद में जो पहली बार मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री बनी होगी, उसको नाम दिया यहाँ पे पुराना रॉक सिस्टम। पुराना रॉक सिस्टम कह रहा है ये मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ये आर्कियन के बाद में बनी थी। और मेन बात करें इनके सब डिवीजन की, तो सब डिवीजन में हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, टू पार्ट्स में। एक तो हो गया कुडप सिस्टम और एक हो गया विंध्यान सिस्टम। विंध्यान सिस्टम हो गया मतलब ये विंध्याचल पर्वतों के पास में देखने को मिलेगा। और ये कह रहा है यहाँ पे आपको मेनली किस तरह की रॉक देखने को मिलती है, सैंडस्टोन और शेल्स। याद हो तो आपको, सैंडस्टोन और जो शेल्स होती है ये आपकी सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक है। रॉक वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कौन सी रॉक किस तरह की होती है। तो सैड स्टोन और शेल्स हो गए, ये आपको विंध्या सिस्टम में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ये पूरा विंध्याचल सिस्टम देखने को दिख रहा होगा। ठीक है, कलर चेंज करूँ इसका थोड़ा सा, ये विंध्या वाला सिस्टम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये जो इधर देखने को मिल रहा है ये कुडुप सिस्टम, ये कुडुप वाली रॉक है ना, ये इधर ये जो आ रही है ये कुडुप वाली रॉक है। और ये आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रही है, नीचे ऊपर भी यही है, लेकिन आंध्र प्रदेश में यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये एरिया दे रखा है। कह रहा है यहाँ पे आपको किस तरह की रॉक देखने को मिल रही है, लाइमस्टोन देखने को मिल रहा है, क्वार्टजाइट देखने को मिलते हैं। लाइमस्टोन जो होते हैं वो आपकी एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन क्वार्टजाइट जो है वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक हो गई। तो इस तरह से मैंने बताया आपको पुराना रॉक सिस्टम की जो रॉक्स बनी थी वो कैसे बनी, कि पहले आर्कियन वाली बनी, लेकिन आर्कियन वाली टाइम के साथ में जब मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हुई तो हमने उसको पुराना रॉक सिस्टम में नाम दिया, और उसको दो पार्ट में डिवाइड करा। कि जो यहाँ पर विंध्याचल के पास में देखने को मिल रहा है उसको विंध्या सिस्टम नाम दिया, जो आंध्र प्रदेश के पास में देखने को मिलते हैं उसको हमने कुडुप सिस्टम नाम दिया। पुराना रॉक सिस्टम के बाद में बात करते हैं द्रविडियन रॉक सिस्टम। मैंने बताया सबसे इजी होता है, क्यों इजी होता है, क्योंकि सर इसका फॉर्मेशन इस समय हुआ था जब पेंजिया फॉर्म हो रहा था। और पेंजिया जब फॉर्म हुआ तो उसमें ऊपर लोरेशिया वाले के अंदर ही हमको द्राविडियन रॉक सिस्टम देखने को मिलता है, क्योंकि जो वो फॉरेस्ट थे, मार्शी एरियाज थे, वो उनका सबका जो फॉसिल फ्यूल बना वो लोरेशिया वाले पार्ट में बना। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलते हैं द्राविडियन रॉक सिस्टम। और कह भी रहा है कार्बोनियस टाइप रॉक है यहाँ पे, जो आपको केवल उसी में देखने को मिलती है। कार्बोनिफेरस का जो पीरियड था वो उस समय देखने को मिलता है। एंथ्रेसाइट तरह का कोल यहाँ पे फॉर्म होता है। ये सारी बात जो होती है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका के लिए है, इंडिया का इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। फिर भी अगर आपसे बोलते कि नहीं इंडिया में भी तो बताओ, इंडिया में तो कहीं ना कहीं होगा, तो भूल जाओ, इंडिया के नीचे पेनिनसुलर वाले पार्ट में होगा। क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमें आपको याद हो तो हमने पढ़ रखा है इसके बारे में कि इंडिया में हिमालय का फॉर्मेशन किस तरह हुआ था। तो उसमें हमने देखा था कि ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला, ये इंडिया में पहले ये था नहीं, लेकिन ये आकर, और तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था,
ये आकर ऊपर इस वाले पार्ट से टकराता है, ठीक है, कॉलिजन होता है यहाँ पे। ऊपर वाली जो प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट थी, और नीचे वाली जो ये प्लेट है ये आपकी इंडियन प्लेट कहते थे, या फिर ये गोंडवाना वाले पार्ट की थी। ये आके से टकराती है और यहाँ पे फिर माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, बड़े बड़े हिमालयास का। तो हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ, तो हो सकता है आपको यहाँ पे हिमालय में ऊपर वाले रीजन के अंदर, मतलब इधर की तरफ ऊपर वाला जो रीजन है हिमालय का, वहां पे आपको थोड़ी बहुत इस तरह की रॉक देखने को मिल जाए, द्राविडियन टाइप की। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और आपके ऊपर ये कश्मीर वाले रीजन हो गए, जम्मू कश्मीर, इधर की तरफ आपको थोड़ा बहुत, अगर नेपाल हो गया, यहाँ पे आपको इस तरह की रॉक देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो ऊपर से यूरेशियन प्लेट है। लेकिन नीचे जो गोंडवाना वाली प्लेट है, यहाँ पे भूल जाओ कि आपको इस तरह का कोई भी देखने को मिलेगा, है ना, रेयर है, अगर मिल जाए तो रेयर है, अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके अंदर आर्कियन रॉक सिस्टम की। आर्कियन रॉक सिस्टम जो है, आर्कियन रॉक सिस्टम आपका नया वाला जो रॉक सिस्टम है, जिसमें जो रॉक्स फॉर्म हुई थी वो पुराना के बाद में फॉर्म हुई थी, पुराना नहीं सॉरी, द्राविडियन के बाद में, इसके बाद में जो रॉक्स फॉर्म हुई थी वो आपके आर्यन रॉक सिस्टम में आती है। स्टार्ट करते हैं आर्यन रॉक सिस्टम को। वो पहला ही पहला था आर्कियन, ठीक है, उसके बाद था पुराना, उसके बाद था द्राविडियन, और अब है ये आर्यन रॉक सिस्टम। आर्यन रॉक सिस्टम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, कह रहा है दीज आर यंगर फॉर्मेशन फॉर्म लेट पैलेजोइक टू रिसेंट टाइम्स एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली। पैलेजोइक के बारे बाद में जो रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है वो आपके किस में आता है, आर्यन रॉक सिस्टम में आता है। आर्यन रॉक सिस्टम में कह रहा है मेनली, आप इसके अंदर देखो तो इसको चार पार्ट में डिवाइड करता है ये। एक तो कहता है गोंडवाना सिस्टम, एक कहता है जुरासिक सिस्टम, एक कहता है डेकन ट्रैप, और एक कहता है ये टर्शरी सिस्टम। गोंडवाना सिस्टम की बात करें तो गोंडवाना वाला जो पार्ट होता है नीचे वाला पार्ट होता है, हमने देखा था गोंडवाना लैंड, तो ये गोंडवाना वाला पार्ट हो गया। और गोंडवाना लैंड जो उस समय की लैंड अब तक भी है, दिखती है, बची हुई है ना, उसके ऊपर और कोई लेयर नहीं छड़ी अगर दूसरी सरफेस की, तो हम उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। और ये हमको देखो इस तरह से यहाँ पे जी जी आपको दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा सा इधर भी देखने को मिलता है दामोदर वैली के अंदर, यहाँ पे दे नहीं रखा, ऐसी जगहों पे जो देखने को मिलता है ये, तो वो हम गोंडवाना सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे आपको मेजर कोल डिपॉजिट देखने को मिलते हैं, और अप्रॉक्स 98% ऑफ इंडिया कोल रिजर्व, जो भी इंडिया का कोल है वो आपको 98% जो है वो आपको कौन सी सिस्टम में देखने को मिलता है, गोंडवाना सिस्टम, मतलब कौन सी रॉक्स में, गोंडवाना रॉक्स के अंदर। फॉर्म्ड इन कॉन्टिनेंटल बेसिन्स व्हेन इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, जब इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था तो उस समय फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए आपको जो मेनली मेजरली कोल देखने को मिलता है वो नीचे इसी पार्ट में देखने को मिलता है, और इसमें पर्टिकुलर रीजन है वहीं वह देखने को मिलेगा। जुरासिक सिस्टम है, इसका ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जुरासिक सिस्टम के दौरान जो मेन रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ था वो जमीन के ऊपर ना पड़कर हम समुद्र के किनारे पे देखते हैं कि समुद्र किनारे रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। और वो जो रॉक्स होती है उसकी वजह, जैसे यहाँ पे राजस्थान के नियर, उस समय राजस्थान के नियर सॉरी गुजरात के नियर, राजस्थान के नियर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक टाइम था जब जो सी का लेवल था वो वहां तक था, तो टच होता था यहाँ पे, वाटर जो था वो राजस्थान तक भी आता था, है ना। और बहुत ऐसा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमको जो लगता है कि आज के टाइम पे जो समुद्र के किनारे नहीं है, वो एक टाइम सब समुद्र के किनारे थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये ज्योग्राफी है, तो यहाँ पे क्या होता है, जियोलॉजिकली चीज़ें चेंज होती रहती हैं, समय बदलता चला जाता है। राजस्थान के किनारे एक समय समुद्र होते थे, लेकिन आज के टाइम नहीं है, और नहीं है तो हमें उससे मतलब नहीं है। अगर उस समय की बात करें तो हमको मरीन डिपॉजिट फॉसिल्स वगैरह देखने को मिलते हैं समुद्र के किनारे, जैसे गुजरात पे, राजस्थान के पास में, तो ये सारा जुरासिक सिस्टम के दौरान फॉर्म हुआ था। जैसे राजस्थान के अंदर आपको कहीं पे पेट्रोलियम की वो देखने को मिलती है, जहाँ से हम पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो क्यों मिल रहा है वो राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम, तो हमेशा उस जगह मिलता है जहाँ पर पहले एक समय पे समुद्र रह चुका होगा, यार समुद्र है, लेकिन क्यों राजस्थान में मिल रहा है, क्योंकि राजस्थान पे एक टाइम पे वो रह चुका, जब यहाँ पे समुद्र होगा तो यहाँ पे डिपोजिशन हुआ होगा, फॉसिल फ्यूल बने होंगे, और फॉसिल फ्यूल में जो रॉक बनी होगी, उस दौरान वाली रॉक को हमने कौन से सिस्टम के अंदर रख दिया, जुरासिक रॉक सिस्टम के अंदर रख दिया, जिसकी वजह से राजस्थान में आज भी हमको पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन देखने को मिलता है, गुजरात में हमको देखने को मिलता है, गुजरात के सी के किनारे हमको देखने को मिलता है, सारा जुरासिक सिस्टम के दौरान फॉर्म हुआ। डेकन ट्रैप की बात करें तो डेकन ट्रैप आपको याद हो, एक मैंने आपको आइलैंड बताया था जब इसको पढ़ा था, फ्रेंच रीयूनियन आइलैंड। फ्रेंच रीयूनियन आइलैंड जो था, मतलब इंडिया का जो नीचे गोंडवाना वाला पार्ट था, जब ये ट्रैवल करता हुआ आ रहा था इंडियन ओशन में से, तो वहां पे इसको रास्ते में फ्रेंच रीयूनियन आइलैंड देखने को मिलता है, जहाँ पे हॉट स्पॉट वॉल्केनो थी,
उस हॉटस्पॉट वॉल्केनो में से जो वॉल्केनो निकला वो इंडिया के नीचे इस पार्ट में आके लगता है और वो वॉल्केनो यहाँ पे आके फैल जाती है। फैलने की वजह से ही जो रीजन देखने को मिल रहा है आपको वो यहाँ पे फैला पूरा। और इस वाले पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप जो बेस्ट होता है कॉटन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है, जिसको हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर। और लास्ट जो आपके आता है वो कौन सा आता है, टर्शरी सिस्टम। टर्शरी सिस्टम जो है इसमें कह रहा है एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज ड्यू टू माउंटेन बिल्डिंग। देखो अगर आप एक चीज नोट करोगे कि सर आप डेक्कन ट्रैप जब तक पढ़ा रहे हो ना, तो डेक्कन ट्रैप तक भी आप सिर्फ गोंडवाना लैंड की बात कर रहे हो, आप ये बात नहीं कर रहे कि ये आके से टकरा गई है, नहीं, आप यहाँ पे बात कर रहे थे कि नीचे गोंडवाना वाली जो लैंड है ये फ्रेंच रियूनियन आइलैंड से चलती हुई आ रही है, और वहां पे आइलैंड के ऊपर इसको वॉल्केनो मिली, वॉल्केनो यहाँ पे फैला, फैलने की वजह से डेक्कन ट्रैप बना, ब्लैक सॉइल बनी। लेकिन जब ये चलता हुआ और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो कि सर ये फ्रेंच यूनियन आइलैंड से हॉटस्पॉट वॉल्केनो, ये कैसे कैसे अजीब अजीब से वर्ड अगर आप पढ़ा रहे हो, आपको लग रहा हो कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो ये चीज़ें, तो ये मैं पहले पढ़ा चुका। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से लेक्चर देखते आ रहे हैं उनको इजीली समझ में आ रहा है कि हाँ सर ऐसा आपने बताया था। अब कनेक्ट भी कर पा रहे हैं हम कि हर चीज़ जो है ज्योग्राफी में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मैं भी बात कर रहा हूँ कि डेक्कन ट्रैप में हमने ये पढ़ा कि वो चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अब आने के बाद क्या होगा सर, अब तो आने के बाद वो टकराएगा। टकराएगा तो टकराएगा यूरेशियन प्लेट से, दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराएंगे और टकराने के बाद वहां पे माउंटेन्स फॉर्म होंगे, और उस तरह की जो रॉक फॉर्म होगी वो कौन से सिस्टम में आ जाएगा, आपका टर्शरी सिस्टम। टर्शरी सिस्टम में हिमालय का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे आपको पेट्रोलियम देखने को मिलता है असम वगैरह के अंदर। और टर्शरी सिस्टम जो है ये नया नया सबसे लेटेस्ट वाला टर्शरी सिस्टम ही माना जाता है, इसलिए हिमालयस को भी कहा जाता है कि ये हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स है। यंग माउंटेन इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी अभी इनका फॉर्मेशन हुआ है, इस तरह की रॉक अभी हमको देखने को मिली है। तो इस तरह से हमने रॉक वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, और इसको आपको जितना इजी वे में समझा सकता था वो समझा दिया है। ये जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उस पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप ले लेना ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा। या इससे पहले भी जो प्रीवियस पीडीएफ्स हैं वो वहां पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। नहीं मिले तो मुझे मैसेज कर देना कि पीडीएफ नहीं मिल रही है, कमेंट कर देना, तो मैं आपके लिए पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी का जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब आगे हम ज्योग्राफी का जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। अप्रॉक्स मेरे अकॉर्डिंग शायद 28-29 लेक्चर्स हो चुके हैं। एक चीज रह रही है, एक चीज रह रही है, क्वेश्चंस रह रहे हैं कि सर आपने क्वेश्चंस नहीं कराए, आपने जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था उसके बाद तो क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद कभी क्वेश्चन नहीं कराए। तो अब मैं अगला ट्राई करता हूँ कि अपन क्या करते हैं, जो अगला लेक्चर आएगा उसमें क्वेश्चंस करते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चन उठाएंगे, राजस्थान के रिलेटेड, राजस्थान के जो भी एग्जाम्स हैं उनके रिलेटेड, या कोई और अदर जो पीसीएस के एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चंस होते हैं उनको हम देखते हैं। मेनली तो मेजरली हम अगर यूपीएससी को भी कवर करते हैं तो उसमें एनडी हो गया, सीडीएस हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, सीएपीएफ हो गया, अगर हम इनको भी देख लेते हैं तो सफिशिएंट रहता है वो, क्योंकि ये टॉप लेवल होता है, इससे ज़्यादा कुछ कोई पूछता नहीं है अगर बात करें इस तरह की फिजिकल ज्योग्राफी की, है ना। हाँ, स्पेशली अगर राजस्थान का पेपर दे रहे हो तो राजस्थान की ज्योग्राफी पूछेगा, वैसा हमने कुछ पढ़ा नहीं अभी तक, तो उस चक्कर में मत रहना कि आप राजस्थान का अभी राजस्थान का कुछ देश फाइट कर सकते हो, अभी आप फिजिकल ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन है आप उनको फाइट कर सकते हो। और ये अपन चेक कर लेते हैं अगले वाले लेक्चर में जिसमें मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। तो क्वेश्चन तभी हो पाएंगे। अब आपका क्या काम बनता है कि सर अगला लेक्चर हम तब देखेंगे जब हम पुराना प्रीवियस पूरा एक बार रिविजन कर लेंगे। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा क्योंकि उसके क्वेश्चंस वहां करा चुका मैं पहले। उसके बाद में जितने भी टॉपिक हुए हैं उनके क्वेश्चंस उठाते हैं, उनके क्वेश्चंस करेंगे। आप भी ट्राई करना, जितने होंगे मैं करवा दूंगा, चाहे से उसका 1 लेक्चर या 2 लेक्चर या 3 लेक्चर, अब आने वाले 2-3 लेक्चर जो है मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, ताकि आपका जो पुराना जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है कंप्लीट हो जाए। इसके बाद में हम अगला पार्ट लेंगे, अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे, और क्लाइमेटोलॉजी को अपन स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी जो है एक अच्छा पार्ट है, जल्दी हो जाएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार छूट गया सब कुछ, ये नहीं पढ़ पाए, भूल गए सब कुछ, तो मतलब नहीं निकलेगा, फिर वो पुराना सब कुछ नया सा लगेगा, फिर आप उसको पढ़ोगे, फिर टाइम खराब होगा। तो जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे रिवीजन करते रहो, नोट्स बनाते रहो, आपकी कोई रेफरेंस बुक है उसको पढ़ते रहो। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।